तो ऐसा मैं समझ पा रहा हूं कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पॉज करके आपने नॉर्थ अमेरिका की सभी कंट्री कैपिटल और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी, और मैप में कहां पर नॉर्थ अमेरिका है यह मैं आपको कंप्लीट समझा चुका था कल की क्लास में। आज की क्लास में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की सारी बैकग्राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आगे पहुंच आ रही है सर, ठीक है, थैंक यू। तो चलें आगे। वेल डन, बिल्कुल बिल्कुल, शिवम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। डोमिनिका, डोमिनिका, बहुत बढ़िया, यही तो सवाल बनते हैं। अब पूछ लेगा डोमिनिका, देखो डोमिनिका कहां पर हाईलाइट हुआ, न्यूज़पेपर में। जो न्यूज़पेपर में हाईलाइट होगा वही एग्जाम में सवाल होगा। कभी कभी पूछते पता नहीं सर किसी की कैपिटल भी पूछ सकते हैं, अरे नहीं भैया, किसी की भी कैपिटल नहीं पूछते। वो देखता है कि लास्ट के 6 मंथ में भारत से रिलेटेड कौन सा कंट्री बड़ा महत्वपूर्ण रहा, उस कंट्री को फोकस करके वहां का माउंटेन पूछ लेंगे, वहां की कोई रिवर पूछ लेंगे, वहां की करेंसी पूछ लेंगे, वहां की कैपिटल पूछ लेंगे, वहां के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करंट अफेयर का बेस आप यहां से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वही हम यहां करते हुए चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप आपके सामने है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। मैप कितने टाइप के होते हैं ये भी आपने देखा था। स्ट्रेट, ऑसीन, भारत की पोजीशन, क्राउन पोजीशन क्यों है, कल हमने ये भी आपको समझाया था। नॉर्थ अमेरिका के में मिडिल अमेरिका कौन सा है, सेंट्रल अमेरिका कौन सा है, ये भी हमने कल देखा था। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, कौन कौन सी कंट्री लैटिन अमेरिका में क्या आते हैं। लैटिन अमेरिका में आपने देखा कि सर साउथ अमेरिका के सारे देश प्लस नॉर्थ अमेरिका में सर मैक्सिको से लेकर पनामा तक के सर कंट्री किस में आते हैं। मैक्सिको से लेकर पनामा तक के कंट्री बताएं आप मुझे कहां पे आते हैं, सेंट्रल में आते हैं या मिडिल में आते हैं, कौन से अमेरिका में आते हैं, एंग्लो अमेरिका किसको बोलते हैं, ये भी कल हमने सारे बातें कर ली हैं। चलिए अब जो आज हम नॉर्थ अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में नॉर्थ अमेरिका में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रहेंगे कहां पर रहेंगे, हम रहेंगे यहां पर ब्यूफोर्ट सी में। ठीक है, ऐसे चलेंगे और ऐसे घूमते घूमते फिर घूमते क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको पूरा चक्कर लगवा दूंगा। और जब पूरा चक्कर आप नॉर्थ अमेरिका का लगा लेंगे फिर हम पहुंच जाएंगे जहां से चले थे वहीं पर। ऐसे हम नॉर्थ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो आप मेरे साथ तैयार हैं? गुड, बहुत बढ़िया निकिता, विजय, स्नेहा, दीप्ति, हिमानी, वेल डन। तो नॉर्थ अमेरिका में हम कैसे चक्कर लगाने वाले हैं, हम चक्कर लगाने वाले हैं इस फॉर्मेट में, सही। और ये चक्कर जैसे पूरा होगा तो बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी लिस्ट अच्छी बनेगी लेकिन घबराना मत। जब 2 से 4 बार आप बार मैप देखोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे लोग बोलते ना मैप देख लिया करो, लेकिन वो ये नहीं बताते मैप देखना कैसे है, मैप पढ़ना कैसे है। आधे लोग गुस्से में मैप ले आते भी हैं, घर पे लगा लेते हैं, और जब वो लगा लेते हैं उसे देख के फिर डेली सोचते हैं कि यार क्यों ले आया, क्यों दीवार तूने बेकार कर दी, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। तो वही जानकारी हम इन क्लासेस से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्लास जैसे आप स्टार्ट करोगे इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, जो यहां पर टर्मिनोलॉजी यूज होगी पहले मैं वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ तैयार हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कहीं ऐसे आ गया ये, तो इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, इस बीच वाले को क्या नाम दूं, या इन दो के बीच में कोई जगह है इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं। अब यहां से ये भी कोई रास्ता है, इस रास्ते का क्या नाम दूं, ये एक रास्ता बीच में पानी सा, ये रास्ता, इसका क्या नाम दूं। ठीक है, वाटर बॉडी में रास्तों के नाम पहले मैं लिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, और फिर आपको दिखाऊंगा भी, विजुअलाइज भी कराऊंगा। ठीक, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो जो आपको सभी मैप में काम आएगी। तो फर्स्ट हेडिंग के तौर पर आप लिखेंगे,
फर्स्ट हेडिंग के तौर पर आपको क्या लिखना है? बे। बे को क्या बोलते हैं? खाड़ी। देखो हिंदी में तो शब्द दे दिया बे, लेकिन आपको बे, गल्फ, गल्फ का मीनिंग भी क्या है? खाड़ी है। एक वर्ड आएगा बाइट। बाइट का मीनिंग भी हिंदी में क्या? खाड़ी है। हाँ शिवानी, संधू, सर वेस्ट इंडीज भी लैटिन अमेरिका में आएगा? नो, वेस्ट इंडीज लैटिन अमेरिका में नहीं आएगा, वो तो नॉर्थ अमेरिका में ही आएगा, जैसे मैंने लिखाया है। ठीक है, जितना मैंने लिखा है भैया उसी को याद रखना है ना। अब देखो हिंदी में तो केवल एक वर्ड बोल दिया खाड़ी, बट इंग्लिश में इसके 3 नाम हैं। इसको बे भी बोलते हो, गल्फ भी बोलते हो और बाइट भी बोलते हो। तो पहले तो मैं इन तीनों टर्म्स में आपको कंफ्यूजन जो है उसको दूर करूंगा। एक्चुअली ये तीनों ही क्या हैं? वाटर बॉडी हैं। क्या हैं? वाटर बॉडी, मतलब जलीय निकाय हैं। जलीय निकाय हैं, वाटर बॉडी हैं तीनों ही। आप कहेंगे सर कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा हमें बताओ आप। तो बता देता हूं। पहले तो आपको बे समझना होगा, बे किसको बोलते हैं। ठीक है, समझें बे क्या होगा। जैसे इंडिया में नाम सुना होगा बे ऑफ बंगाल, या गल्फ के बारे में नाम सुना होगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार सुना है ना। यहीं पर आपने एक नाम और सुना होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में नाम आएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बोलने लगा, अगर कोई पूछे बे, बे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, तो आप लोगों को याद रखना बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, अभी लिख लो बस ये वर्ड, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। बे ऑफ बंगाल क्या है? लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी बे, खाड़ी। हिंदी में वर्ड एक ही है, खाड़ी। इस वजह से आप लोगों को सारी बातें करनी है। हां पूजा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका में मैं लिखा चुका था। अंटार्कटिका भी हो गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हो गया था, केवल 2 ही लाइन गुजर रही थी वहां से, वो पूरा मैं करा चुका था आपको, है ना, वो कंप्लीट करा चुका था। केवल 2 ही लाइन महत्वपूर्ण थी, वो दोनों मैंने आप लोगों को कल बताई दी थी। सही है, चलिए अब आगे चलिए। वाटर बॉडी, तो दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। फिर वर्ड पूछे कोई गल्फ, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? मैक्सिको। किस नाम से? गल्फ ऑफ मैक्सिको। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ है। और बाइट, दुनिया में सबसे बड़ा बाइट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब आप कह रहे हैं सर तीनों के बारे में आप अब हमें बता दो। अब समझ लो, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा अब आप। ठीक है, ठीक। अब तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। आप ऐसे समझो जैसे कोई देश ऐसा है, कोई देश ऐसा है, ये देश है, और इस देश में कुछ ऐसा ऐसे एक निकाय बना, फिर ये ऐसे चल दिया, फिर ऐसे। समझ पा रहे हो? एक कंट्री बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे समझिएगा, यहां पर मैंने बहुत सारी चीज, ये है वाटर, यहां पर ये पानी है। कोई ऐसा एक देश है
ये सब पानी है। ठीक है, गुड। ये तीनों वर्ड जो मैंने यहां लिखे हैं, ये कोई कंट्री था, समझ में आ रहा है ना, ये कोई कंट्री था, ऐसे कोई देश है भैया, ये कोई देश है, कंट्री है। उस कंट्री में इधर ये पानी है, इधर ये पानी है, समुद्र है, ओशियन है, कोई भी ओशियन हो सकता है। अब ये समझो, जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हो, पानी जमीन के अंदर घुस गया, पानी जमीन के अंदर यहां पर आ रहा है, आप समझ रहे हो, ये जमीन है, पानी अंदर पहुंच गया। जब पानी अंदर पहुंच गया तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि सर यहां जो ये पानी अंदर गया, ये पानी का रास्ता जो अंदर जाने का है ये थोड़ा है, छोटा है। जब पानी का रास्ता अंदर छोटा हो, एंट्री छोटी हो, लेकिन बीच में देखो फैल गया, ये बीच में ज्यादा हो, समझ रहे हो, एंट्री कम हो, बीच में ज्यादा हो, तो इसको आप बोलते हो गल्फ। क्या बोलते हो, गल्फ। क्लियर है? अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। फिर आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में देखो एंट्री कितनी बड़ी है, एंट्री इतनी बड़ी है, एंट्री तो बड़ी हो, एंट्री तो बड़ी हो, फिर बीच में जाके छोटी होती चली गई, अंदर छोटी होती चली गई। जब अंदर छोटी होती चली जाए तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो बे। ठीक है? फिर आप क्या देख रहे हो कि सर देखो एक एंट्री इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी एंट्री है, ये इससे भी बड़ी है, बट अंदर ज्यादा स्लोप नहीं है, अंदर ज्यादा स्लोप नहीं है। अगर ऐसा हो सर, इसको आप क्या कहेंगे, देखो ऐसी तो है बस ये, अगर ऐसा हो तो इसको आप बाइट बोलते हो। क्या बोलते हो, बाइट। हिंदी में केवल एक ही नाम है, खाड़ी। हिंदी में तो केवल एक शब्द बोल के उन्होंने छुट्टी कर दी, लेकिन इंग्लिश में इनमें डिफरेंस है। तो शायद अब ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए। अब मुझे इसे आगे बताने की जरूरत तो नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, बाइट ऑस्ट्रेलिया है, बाइट ऑस्ट्रेलिया है। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट हो, क्योंकि ये चीजें आगे आएंगी, मैं बोलूंगा कहीं पर बे, कहीं पर बाइट बोलूंगा, कहीं पर गल्फ बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप यहां से उसको रेफरेंस पॉइंट लेके आगे क्लियर कर लेना। ठीक है भैया? चलिए जी, अब मैं समझता हूं कि आपको ये बात तीनों क्लियर हो गई। मैं समझता हूं अब ये तीनों बात आप लोगों को क्लियर हो गई, हो गई क्लियर? ठीक है, अब आगे समझिए, आगे समझिएगा। नेहा, वैष्णवी, जूही, पूजा, गल्फ, बे एंड बाइट, बिल्कुल थोड़े थोड़े पॉइंट है, सबको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और देखना हो तो मैं दिखा भी देता हूं, मेरे पास तो सारे रास्ते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिएगा। आप समझ रहे हो, ये रहा बे समझ गए, बाहर से इस तरीके से पानी ज्यादा है, गल्फ, अंदर जाके नैरो हुआ। ठीक है? बे भी देखिएगा, बे किस टाइप से होता है। देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये आपको डायग्राम सब दिख जाएंगे यहां पर, पर्शियन गल्फ, और कुछ वर्ड और देख लीजिएगा। बे तो ऊपर हो ही गया, बाइट, ये रहा बाइट वर्ड, बाइट समझ रहे हो, बाइट देखो मैं बार बार बोल रहा था, बाइट इस टाइप का होता है, बाइट देखो, बाइट, बाइट दिख गया।
अब शायद समझ में आ जाएंगी चीजें। बाइट इसको बोलते हैं। आपने कहा सर अभी बे तो मैंने अभी ऊपर समझाया था, देखो बे शहर के अंदर, ठीक है। और चलो इतनी बात पूरी होने के बाद अब मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी समझाता हूं, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड तो होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य है। दूसरा वर्ड होगा यहीं पर इस्थमस, इस्थमस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थल संधि। नेक्स्ट वर्ड होगा चैनल, चैनल को आप चैनल ही बोलते हो, सुना होगा ना आपने कभी इंग्लिश चैनल। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ये तीनों क्या हैं। पहले तो मैं आपको स्ट्रेट बताऊंगा, जैसे बताया था ना, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग। अब मैं ये सब चीजें बताता हूं, है ना। स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट समझा देता हूं, ठीक। ऐसे समझो कि ये कोई कंट्री है, यहां ये कोई कंट्री है, और यहां पर ये कोई सागर है, ये कोई सागर है, इधर भी कोई सागर है, मतलब सी या ओशियन। सी इधर ये क्या हो सकता है, या तो सी हो सकता है या ओशियन हो सकता है, या कोई गल्फ हो सकता है, गल्फ भी तो वाटर बॉडी है, या बे हो सकता है, या बाइट हो सकता है। सेम ये भी ऐसी हैं सब। ये कोई कंट्री है, या कोई कॉन्टिनेंट है, या कोई आइलैंड है, या कोई पेनिनसुला है, सेम इधर चारों वर्ड, कंट्री, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, पेनिनसुला। सही है, ठीक है। ये बातें अगर आपको क्लियर हो पा रही हो तो मुझे बताते रहना। अभी बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, पता है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगी तो फिर मैं कितना समझाता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हां शिवानी, गल्फ बाहर से नैरो होगा, अंदर ब्रॉड हो जाएगा, है ना, ठीक है, गुड। चले आगे। कंट्री तो आप जानते हो, कॉन्टिनेंट भी जानते हो। आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड ऐसे समझो, कोई आइलैंड ये है, आइलैंड का मतलब है जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो। सही है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का नाम सुना होगा, वो भी क्या एक आइलैंड है। मेडागास्कर का भी नाम सुना होगा, आइलैंड है। मालदीव का नाम सुना होगा, आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप, द्वीप है ना, आइलैंड है, आइलैंड्स का ग्रुप है। लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, आइलैंड है, मतलब जिसके चारों तरफ, जिस लैंड बॉडी के चारों तरफ पानी हो उसको आप आइलैंड कहते हो। ये आइलैंड है, द्वीप। इसको क्या बोलते हो? द्वीप बोलते हो। इस्थुमस,
ISTHU isthmus, ISTH isthmus, ISTHMUS isthmus स्थल संधि। फिर आप कहोगे सर पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब आपने इंडिया के बारे में देखा है? इंडिया के बारे में, इंडिया कुछ ऐसे, यहां पर देखना, ऐसे इंडिया आ रहा है, ऐसे और ऐसे, ऐसे तो है इंडिया। तो आप बताओ ये सारा, ये इस तरह, एक इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और नीचे भी पानी है। क्लियर हो गया? मींस इंडिया में इधर देखो, जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है ना इंडिया का, साउथ इंडिया वाला, तो आप उसको क्या कहते हो? उसको आप बोलते हो पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब प्रायद्वीप, पेनिनसुला है ये। मतलब प्रायद्वीप, जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, वाटर बॉडी सराउंडेड कितनी तरफ से? 3 पार्ट से, 3 जगह से, जो वाटर बॉडी से कवर हो उसको आप क्या बोलते हो? पेनिनसुला बोलते हो, प्रायद्वीप बोलते हो। बोलते हो प्रायद्वीप भारत की नदियां, पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब कोई रिवर यहां से जा रही है, कोई रिवर इधर से इधर जा रही है, कोई रिवर इधर से इधर जा रही है, कोई रिवर इधर से जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? पेनिनसुलर रिवर। गॉट इट? ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो पेनिनसुलर का मतलब समझ गए? पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? आइलैंड। क्लियर हो गया? बे, बाइट, गल्फ, सी एंड ओशियन, ये तो बात आप लोगों को मालूम ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये तीनों वर्ड समझा देता हूं आपको, जो तीनों वर्ड मैं लिख रहा हूं इनको समझा दूं। वेरी गुड। बिल्कुल स्नेहा। चलें अब आगे। स्ट्रेट किसको कहेंगे? स्ट्रेट का मतलब है, स्ट्रेट क्या याद रखना, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? जो एक नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी। नैरो वाटर बॉडी का मतलब ये वाटर बॉडी है एक नैरो वाटर बॉडी, दो लैंड बॉडी को सेपरेट करती है बट कनेक्ट करती है टू लार्ज वाटर बॉडी। नहीं समझ में आया? देखो ये एक वाटर बॉडी होगी और ये एक वाटर बॉडी हो गई, ये एक लैंड बॉडी हो गई, ये एक लैंड बॉडी हो गई, और बीच में मैं क्या लिखा रहा हूं? स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? दिस इज अ नैरो बॉडी इन बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंड बॉडी, एंड सेपरेट टू लैंड बॉडी। एक ऐसी नैरो बॉडी, एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी, एक ऐसा संकीर्ण रास्ता, एक ऐसा संकीर्ण का मतलब जानते हो? संकरा रास्ता, जो दो जमीन के टुकड़ों को तो अलग करे, जमीन के टुकड़ों को तो अलग करे, और दो जलीय निकायों को, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रेट बोलते हो, जल डमरू मध्य बोलते हो, जल डमरू मध्य बोलते हो। तो मेरी बात क्लियर हो गई आपको? स्ट्रेट मतलब समझ में आया? अब स्ट्रेट को आप कह रहे हो सर दिखा दो, स्ट्रेट कैसी होती है? लो जी, स्ट्रेट भी देख लो आप। स्ट्रेट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा स्ट्रेट, आप समझ गए? स्ट्रेट क्या लिखा है स्ट्रेट के बारे में? आ स्ट्रेट इज अ नेचुरल फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे that connect two larger bodies of water. Most commonly it is a channel of water that lies between two land masses. Some states are not navigable, for example because they are too shallow. समझ गए डेफिनेशन? शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी स्ट्रेट के बीच में से नेविगेशन पॉसिबल नहीं है,
कुछ स्ट्रेट शैलो होती हैं। शैलो का मतलब वहां गहरा नहीं होता है, और जब गहरा नहीं होता है तो क्या होगा, पानी के जहाज जो होंगे, जो शिप होंगे, लार्ज शिप, वो वहां से पास नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ स्ट्रेट ऐसी होती हैं जहां से नेविगेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो क्या होती हैं, डीप होती हैं। वेल डन। ठीक है, बस मुझे ऐसे ही तो बताना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। एक मैटर क्लियर हुआ हमारा स्ट्रेट का। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने क्लियर कर लिया, बट आप हमें अब इस्थमस भी बताओ। इस्थमस किसको बोलते हैं? अब मुझे आपको इस्थमस भी बताना होगा। बताऊं? चलो ठीक, अब मैं आपको इस्थमस बता रहा हूं। ऐसे समझिएगा, जो इस्थमस होता है, इधर एक सी है, इधर एक सी है, और इधर एक सी है, इधर एक सी है, और इधर ये एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। जमीन का टुकड़ा मतलब इधर एक बहुत बड़ा लैंड है, इधर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, और इधर ये समुद्र है, इधर ये समुद्र है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इधर हुआ नॉर्थ अमेरिका, इधर हुआ साउथ अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर है ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, और इधर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक, तो अब मैं इस इस्थमस किसको बोलता हूं? देखो अपने नाम में ना लिखा ना, स्थल संधि। तो इस्थमस किसको कहेंगे? एक स्मॉल लैंड बॉडी, जब एक स्मॉल लैंड बॉडी सेपरेट करे, ध्यान देना, स्मॉल लैंड बॉडी सेपरेट टू लार्ज वाटर बॉडी, सेपरेट टू लार्ज वाटर बॉडी, एंड कनेक्ट टू लैंड बॉडी, एंड कनेक्ट टू लैंड बॉडी। वापस बोल देता हूं, एक ऐसा स्थल का टुकड़ा, एक ऐसा स्थल का टुकड़ा जो अलग करे दो बड़े वाटर बॉडी को, जलीय निकायों को, और कनेक्ट करे दो बड़े स्थलों को। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, पनामा स्ट्रेट का नाम सुना होगा आपने। कौन से स्ट्रेट? पनामा स्ट्रेट। आप कहोगे सर हमें दिखा दो पनामा स्ट्रेट कहां पर है, तो पनामा स्ट्रेट देख लीजिएगा। पनामा स्ट्रेट आपको दिख जाएगी, आप देख रहे हो इस मैप में, देखिएगा इस मैप में, देखो आप, ये मैप आपके सामने है। ये तो कौन सा है? ये है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। ये क्या है ऊपर सारा? ये टोटल क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। और इधर जो ये सब है, ये अटलांटिक ओशियन का ही तो हिस्सा है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। और जो ये छोटा सा रास्ता है, देखो ये रास्ता है, लैंड बॉडी है ना, इस रास्ते को मैं क्या बोल रहा हूं? पनामा इस्थमस। क्या नाम दूंगा? इस्थमस ऑफ पनामा। इसका नाम क्या होगा? इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा की स्थल संधि। पनामा की स्थल संधि किस किस को कनेक्ट करती है? पनामा की स्थल संधि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर हुई आपको?
ठीक है। कभी कभी इस्थमस को स्ट्रेट बोल दिया जाता है, बट वह गलत है। स्ट्रेट तो क्या करती है? स्ट्रेट दो चीजें करती है, लैंड बॉडी को सेपरेट करती है, वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। बट इस्थमस जस्ट क्या है? उसके जस्ट अपोजिट है। इस्थमस क्या करती है? दो लैंड बॉडी को कनेक्ट करती है, वाटर बॉडी को सेपरेट करती है। रीना, जो वो सिर्फ फंसा था वो स्वेज कैनल में फंसा था। कहां पर? स्वेज कैनल, स्वेज नहर में फंसा था। ठीक है, वो तो बनाई गई है स्वेज नहर रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए इजिप्ट का मतलब मिस्र में एक नहर खोदी गई है। उस नहर में एक शिप फंस गया था। ठीक है, आपने अभी दिखाऊंगा उसको मैं। वो कहां पर आएगा? एशिया में आएगा, एशिया में। क्लियर है? जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूं, है ना? आपको क्लियर हो जाना चाहिए ना सब कुछ। बहुत जल्दी नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। सर वाटर इस्थमस क्या होगा? वाटर इस्थमस नहीं होता है। ठीक है, वाटर में तो क्या होगा? स्ट्रेट होगा। अब हुआ क्या, अगर इस जमैका, ये एक जमैका देश है जिसकी कैपिटल किंगस्टन है। अब जमैका को कौन से सिटी में जाना था? अब जमैका को ऐसे समझो सैन फ्रांसिस्को में जाना था, सैन फ्रांसिस्को में। अब तो या तो जमैका वाले पहले कहां जाएंगे? यहां जाएं, यहां से वो ऐसे रास्ते पकड़ के यहां पर पहुंच जाएं, जमीन के रास्ते से, मतलब यहां से रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ये रेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा सैन फ्रांसिस्को जाएं। लेकिन अब जमैका को सैन फ्रांसिस्को जाना है तो समुद्र से रास्ता आसान पड़ता है, सस्ता पड़ता है, सामान ज्यादा से ज्यादा ले जाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 300 ट्रक का सामान केवल एक पानी के जहाज पर आ जाता है। एक बड़ा जो शिप होता है उस पूरे शिप पर 300 ट्रकों का सामान, 300 से 400 ट्रकों का सामान आ जाता है। अब समझो 300-400 ट्रकों, पहले तो यहां से सामान यहां लेके आए, फिर यहां से वो रोड के रास्ते यहां पहुंचे, तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा ट्रांसपोर्ट का। तो जमैका के लोगों ने सोचा कि अब हम कहां से जाएं। एक समय ऐसा हुआ कि यहां से वो यहां आए अपने पानी के जहाज को लेके, और उन्होंने यहां पर एक कैनल खुदवाई। ये वाली कैनल पनामा कैनल है इसका नाम, जैसे स्वेज कैनल है ना, यहां से इसमें इसको खोद डाला, और खोद के जब इसको बना लिया कैनल बना के वो यहां से पानी के जहाज से पहुंच जाएंगे। यहां क्लियर है? तो याद रखना है आप लोगों को, जब हम कैनल खोदते हैं जिससे कि बड़े बड़े पानी के जहाज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, यही कारण है स्वेज कैनल बनाई गई थी, स्वेज कैनल। ठीक है, अब मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई? आ गई तो मैं चलूं आगे? चलो ठीक है। अच्छी बात है, बस ऐसे समझते चलोगे तो क्लियर हो जाएगी सब चीजें, बस आपको पढ़ते हुए चलना है। अब सवाल है कि सर ये भी हमें क्लियर हो गया, अब हमें आप बताओ सर, अब हमें पढ़ना है, ये सब मैटर क्लियर हो गया, अब हमारे माइंड में आ चुका है इस्थमस। अब चैनल बताओ सर। देखो चैनल एंड स्ट्रेट दोनों एक जैसे ही हैं, बस चैनल में एक बात है, चैनल थोड़े बड़े होते हैं और डीप होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक, जैसे ये और
ऐसे समझो, ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, ये क्या है यहां पर वाटर बॉडी, ये पानी है, ये भी पानी है। चैनल क्या होगा, स्ट्रेट से बड़ा होगा, चैनल क्या होगा, स्ट्रेट से बड़ा होगा। ठीक है, चैनल और स्ट्रेट में बस एक ही मेन डिफरेंस है, ये चैनल क्या है, स्ट्रेट से थोड़ा चौड़ा होता है, गहरा होता है, और ये भी दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक, ये भी दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, दो लैंड बॉडी को सेपरेट करता है, थोड़ा डीप होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक, बस इसमें इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। कोई डाउट? चलिए, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, छोटी छोटी बातें बड़ी काम की होती हैं और हम स्टूडेंट इनको स्किप कर देते हैं। जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनती है तो हम भूल जाते हैं। अब मेरा काम आसान हो गया है, मुझे अब आपको बड़ी आसानी से ये बातें समझाने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इंग्लिश चैनल वो भी बताऊंगा कहां पर है। ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा, बस पढ़ते रहो। अब इस जो मैंने समझाया ना, ये सब कुछ आ चुका होगा, अब इसमें ये सारे वर्ड्स आ चुके होंगे। एक वर्ड और बता देता हूं, आर्चीप्लागो। आर्चीप्लागो, आर्चीप्लागो, आर्चीप्लागो क्या होता है? Archipelago is a group of small island. Archipelago is a group of small island. आर्चीप्लेगो परीक्षा में बन जाता, व्हाट इज आर्चीप्लेगो, हिंदी में भी डायरेक्ट आर्चीप्लेगो लिखा आया था। ठीक है, तो वहां पर अब आर्चीप्लेगो लोगों ने नहीं सुना था, तो उन्होंने सोचा पता नहीं किस चीज की टर्म है। लेकिन आर्चीप्लेगो क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, छोटे 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 द्वीपों का समूह। आर्चीप्लेगो इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं? आर्चीप्लेगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीप्लेगो। याद रखोगे, जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक आर्चीप्लेगो है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चीप्लेगो कौन सा है? इंडोनेशिया। याद रखोगे, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्चीप्लेगो। आप देखोगे ना इंडोनेशिया को मैप में, तो बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, सुमात्रा, जावा, ठीक है, वहीं पर न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, बोर्नियो। तो ये छोटे छोटे इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे द्वीपों के समूह को आप आर्चीप्लेगो बोलते हो। चलो, अच्छी बात है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अब सारी काम आएंगी, अब हमारी सारी बातें काम आएंगी। अब मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूं, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी कुछ आगे बताते हुए। अब मुझे ये सारी छोटी छोटी बातें कंप्लीट करने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैं अब आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक, अब सवाल है कि ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ लिया है, अब कुछ लिस्ट बनाओ आप। अब कुछ लोकेशन की लिस्ट बनानी है, रजिस्टर पर लिस्ट बनानी है, और मैं लिस्ट पर आपका ध्यान लेते हुए चलूंगा।
ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है आपको पूरा। अब ये नॉर्थ अमेरिका आपको पूरा दिख रहा होगा। नॉर्थ अमेरिका में जैसा मैंने आपसे कहा था, हम जैसे स्टार्ट किए थे हम वैसे ही चलेंगे। चलिए, लोकेशन आपके पास मैप ओपन होगा, उसमें मैं आपको कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई करा रहा हूं। सही है, कुछ लोकेशन आपको लिखना है, फिर धीरे 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 चीजें हम आगे बढ़ा देंगे। क्या देखना है हमें? रुकना कहां पर था? यहां पर। हम कहां पर होंगे? हम यहां पर होंगे। हम यहां पर होंगे। ठीक है, हम यहां पर बैठे होंगे। ठीक, यहां पर हम हैं। कहां पर? ब्यूफोर्ट सी में। और हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे। सही है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लोकेशन लिखाऊंगा बस, केवल ज्यादा नहीं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट लोकेशन लिखिएगा, पहले लिखिएगा, फिर मैं समझाऊंगा कहां पर क्या है, फिर आप अपने मैप में देखिएगा, आपको दिख जाएगा। फर्स्ट लोकेशन लिखिएगा ब्यूफोर्ट सी, ऐसे लिखकर लोकेशन, ऐसे लिख के नीचे लिखना लिस्ट, फिर लिस्ट में ऐसे बनाते चलो। सबसे पहले ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी। सेकंड लिखिएगा बैंक्स आइलैंड, जल्दी जल्दी खत्म करा दूंगा आज ये नॉर्थ अमेरिका। बैंक्स आइलैंड। थर्ड लिखिएगा, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, विक्टोरिया आइलैंड। ये परीक्षा में पूछ लेते हैं वर्ड, विक्टोरिया आइलैंड कहां पर है? विक्टोरिया आइलैंड। फोर्थ नंबर पर लिखिएगा एलिजाबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड। फिफ्थ नंबर पर लिखिएगा एलिस मरे, एलिस मरे आइलैंड। सिक्स्थ नंबर पर लिखिएगा बैफिन आइलैंड, बैफिन। लिख लो, सब कुछ समझाऊंगा। अगर देखो ज्योग्राफी से हमेशा के लिए मुक्ति पानी है तो जैसा कर रहा हूं ऐसे करते रहो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड। फिर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, बैफिन आइलैंड लिख लिया। अच्छा, इसी बीच में इसे लिखना 8, ये 8 नंबर बनाना। 7वें नंबर पर बैफिन आइलैंड, बैफिन बे, बैफिन बे भी लिखना, बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे।
अभी समझाऊंगा, दिखाऊंगा सब। बैफिन बे 9th नंबर पर लिखना। 9th नंबर पर जेम्स बे, जेम्स बे, जेम्स बे। 10 नंबर पर लिखना हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। 11th नंबर पर लिखना लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी। नेक्स्ट न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। थोड़ा सा बुरा सा लगेगा कि सर इतने सारे नाम लिखने हैं, लेकिन क्या करूं, परीक्षा फिर दिक्कत नहीं आएगी ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है 13 नंबर पर लिखना चिसपकी की खाड़ी, CHESESA, चिसपकी, KEA, चिसपकी की खाड़ी, बे ऑफ चिसपकी, चिसपकी की खाड़ी। क्लियर है? इसमें बड़ी छोटी नहीं होती अनन्या सेठी, इसमें बड़ा छोटा नहीं, जहां बड़े छोटी चीजें थी वो मैंने लिखवा दी भैया, क्योंकि वाटर बॉडी एक जैसी थी और ये मिक्स है। चिसपकी की खाड़ी। नेक्स्ट लिखना बरमुडा आइलैंड, 12th नंबर पर बरमुडा आइलैंड, बरमुडा। बरमुडा आइलैंड। नेक्स्ट फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला। नेक्स्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। लिख लो बस जल्दी जल्दी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैं इसे रफ कर देता हूं जितना लिखाया है। अब मैं ये सारी लोकेशन आपको एक बार दिखा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, फिर इस मैटर, ये मैटर ही सोल्व हो जाएगा हमारा। एक बार ये लोकेशन दिखानी है, परीक्षा में आ जाता है नाम कि कहां पर है, तो आप लोगों को बतानी होती है। इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं, वैसे 500 है, 500 नॉर्थ अमेरिका में 500 लोकेशन। इतनी सारी चीज स्किप कर दी है केवल आप, जिससे कि पीसीएस लेवल तक के एग्जाम की कहानी हो जाए। आईएएस में तो 500 पढ़नी पड़ती हैं, 500 मतलब रट जाती हैं आसानी से, टेंशन कुछ नहीं है, विजुलाइज हो जाती हैं सब कुछ। अब देख लो इतने सारे में ही, यहीं पर बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैंने आपको स्किप कर दिया। ये इंपोर्टेंट लेके चल रहा हूं बस, जिससे कि आप बोर ना हो जाओ और मेरे से ये ना कहने लगो कि सर क्या पढ़ा दिया, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। केवल इंपोर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट लिखना अलेक्जेंडर आर्चिप्लेगो, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आर्चिप्लेगो, आर्चिप्लेगो लिख लो बस अभी। नेक्स्ट गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। नेक्स्ट बैरिंग सी, बैरिंग सी। और लास्ट है चुकची, चुकची सी, चुकची सागर।
बस हम पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका घूम चुके हैं। अब आपको कहे सर ऐसे थोड़ी घूम लिए सर, बहुत कुछ है अभी अंदर, तो हाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए इतना काफी है। प्रीति सिंह 8, 9, 10th पर क्या लिखा है? 8, 9, 10th में चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस, जिसका छूट चुका था वो कर लेना। अब मैं लोकेशन जो मैं खुद लिखा है मैं खुद भूल गया मैंने क्या क्या लिखवाया है 6 नंबर 7वें नंबर पर। वीडियो बाद में देख लेना भैया, बाद में एक बार। अब मुझे लोकेशन बताने दो बस आपको, क्योंकि मुझे बड़ा यहां पर समझ के चलना पड़ रहा है। इतनी सारी लोकेशन में केवल सेलेक्ट करी है जो परीक्षाओं में आई है, केवल उनको लेके चल रहा हूं, समझो। अब आपसे कोई पूछने लगे ब्यूफेट सागर, ब्यूफेट सागर कहां पर है? देखो ब्यूफेट सागर ये है, यहां पर फर्स्ट लोकेशन आप लोगों को बताया था, ये ब्यूफेट सागर है। ब्यूफेट सागर पूछ लेता है ब्यूफोर्ट सागर नॉर्थ अमेरिका के किस डायरेक्शन में है, तो ब्यूफोर्ट सागर कुछ और नहीं है, आर्कटिक ओशियन का ही एक हिस्सा है। आर्कटिक ओशियन का ही एक हिस्सा ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर है। क्लियर हो गया? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर के साउथ में यहां पर देख रहे हो, जो ये लोकेशन देख रहे हो इसके जस्ट नीचे, इस लोकेशन का नाम है बैंक सी। क्या नाम बताया था इसका? बैंक। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे हो ये वाली लोकेशन, ये नाम अच्छे अच्छे हैं इस वजह से लिखा रहा हूं। इसका नाम क्या है? ऐसे जैसे हथेली रख दी हो, विक्टोरिया आइलैंड। क्या नाम लिखाया था इसका? विक्टोरिया। क्लियर हो गया? मैप में देख पा रहे हो, विक्टोरिया आइलैंड। ये फर्स्ट लोकेशन लिखाई थी बिफोर्ट, ये सेकंड लिखाई थी, ये थर्ड लिखाई थी। बिफोर्ट सी, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। फिर आप देख रहे हो ये सब, ये छोटे छोटे आर्चिपेलागो, ये आर्चिपेलागो टाइप है, छोटे छोटे द्वीप है ना, इसका नाम लिखाया था एलिजाबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड। क्लियर हो गया? इसी में इतना पार्ट जो है, ये इतना पार्ट, इसका नाम था एलिस मरे, एलिस मरे आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड। ठीक है, पेन नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी, पेन दूसरा लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं, कौन सा अच्छा रहेगा? रेड। इसके बाद मैंने लिया आपको, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर हो गया? फिर मैंने लिया आपको बैफिन, ये है बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड लिया। बैफिन आइलैंड के बाद, बैफिन आइलैंड के बाद मैंने बैफिन की बे बताई, बे देखो ये है बे, बैफिन बे। क्लियर हो गया? हां ये सब एटलस में है आपके, नॉर्थ अमेरिका वाले, नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल एटलस पर जाइएगा, नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल एटलस पर जाओ और इसको मार्क करते रहना, वहां पर इसको मार्क करते रहना। सही है? थैंक यू। अपने एटलस पर नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप पर जाना। अब देखो मैंने मैप तो आपको बताया था, फिजिकल पॉलिटिकल क्या होती हैं सब चीजें, मुझे छोटी छोटी बातें आपको डायरेक्ट मैप पे दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी, और फिर जब आंख बंद करके इसको एक बार घुमाओगे तो घूम जाएगा सब कुछ। ब्यूफोर्ट सी, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड के बाद बैफिन बे, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी आ गई ना, ये देखो ये पानी है ना, बताया था ना, खाड़ी बे। और बैफिन बे के बाद देखो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड। फिर ग्रीनलैंड बताया,
दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, जो नॉर्थ अमेरिका में है, जो नॉर्थ अमेरिका में है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? आप समझ रहे हो हम कैसे चल रहे हैं? मेरे अनुसार चलोगे तो लाभ में रहोगे। सर ये एटलस में है क्या? बिल्कुल आकाशदीप, एटलस में सब कुछ है। अब देखो मैं भी तो एटलस से ही पढ़ा रहा हूं ना आपको भैया, ये फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप है ना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जल्दी इसे कंप्लीट करो लोकेशन को। ये लोकेशन एग्जाम में आती है। तो बताइए ग्रीनलैंड कहां पर है? तो आप बताओगे नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका में सबसे नॉर्थ में है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका देखो ये नॉर्थ अमेरिका तो है, इस नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में तो है ये पूरब में ग्रीनलैंड, और नॉर्थ अमेरिका के सबसे नॉर्थ में है, क्योंकि अगर ऊपर देखोगे नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड ही है ये। और देखो ग्रीनलैंड के ऊपर ही क्या है? ग्रीनलैंड के तो ऊपर सब कुछ एक स्टार्ट हो जाता है यहां पर, यहां से पृथ्वी का केंद्र है ये नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल तक है। और यहां पर तो बर्फ ही बर्फ है भैया, बर्फ ही बर्फ है, यहां पर तो सब बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। हाँ आप जब देखोगे ना मैप में, कुछ थर्ड एडिशन होते हैं, कुछ फोर्थ एडिशन है, कुछ एटलस के 36th एडिशन है, 36वां एडिशन भी है। स्टूडेंट हिंदी वाला लोगे तो उसका थर्ड एडिशन है, इंग्लिश वाला जो नया आया है उसका फोर्थ एडिशन आ चुका है नए वाले का। और ओरिएंट ब्लैक स्वान देखोगे तो 36वां संस्करण आ चुका है मार्केट में। चलिए चलें आगे। चलो भैया आगे चलते हैं। एक्चुअल एटलस जब आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी बातें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। जब ये अब जैसे आपने एटलस नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका पढ़ लोगे कुछ दिनों के बाद, फिर अफ्रीका पढ़ लोगे, फिर पूरी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी। अब अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठे हो, समाज में बैठे हो और किसी चीज की बात चल रही है, तो पता है न्यूज़पेपर में बात आती है, आपका दिमाग दौड़ेगा, अरे हाँ वहां पर तो ये सागर है, उसके नॉर्थ में ये वाली चीज है, इसके साउथ में ये चीज है, तो आपकी समाज में कद्र होने लगेगी। सच में पढ़े लिखे तभी माने जाओगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं पढ़े लिखे का मतलब है समाज के किसी भी तबके में बैठो, न्यूज एंकर न्यूज बोल रहा है और आप न्यूज सुन रहे हो, तो पता है आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा, पूरा कनेक्टिविटी बनेगी, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। ये तो मैप की कहानी, आधे लोग मैप पढ़ते नहीं है। देखो अब एक बात बताओ, हम सच में हमारे सिलेबस में लिखा भी है ज्योग्राफी, लेकिन हम ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की तरीके से पढ़ते ही नहीं है, हम तो उसे लिख लेते हैं। अब जैसे मैं स्ट्रेट लिखा देता, बे लिखा देता आपको, तो समझ में नहीं आती। अब पता है आपको समझ में आ रही हैं चीजें धीरे धीरे। तो ग्रीनलैंड समझ में आया, बे क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या लिखाया था, ग्रीनलैंड के बाद हडसन, हडसन लिखाया था ना। अब देखो ये हडसन की खाड़ी है, ये जो है देखो इसका छोटा सा मुख है, छोटा सा मुख है यहां से, लेकिन देखो बीच में कितनी बड़ी है ये, बे बताई थे ना, बताया था ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो एंट्री तो छोटी सी है, लेकिन बीच में देखो कितनी चौड़ी हो गई, कितनी चौड़ी हो गई, हो गई। तो ये क्या है, चलो बहुत बढ़िया। पूजा देखो मैं कह रहा था ना कि आप लोग जब पढ़ोगे, मुझे लगा कि हाँ पात्र देखा जाता है, अगर मुझे लगा कि और डेप्थ में पढ़ने के लिए सब तैयार हैं, तो मेरे पास तो धीरे धीरे मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूं। मुझे ये दिखता है कि आपकी जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दूं, अगर और इतना दे दिया कि आप संभाल नहीं पाओगे तो फंस जाओगे। मेरे पास तो ये सारा डेटा रहता है, भाई मेरा काम ही क्या है, जब तक मैं स्वयं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मैं सारी चीजें पढ़ लेता हूं, डेली मेरा काम है ये। अगर मैं आपको 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं तो इससे पीछे मेरा एनालिसिस बहुत बड़ा होता है, मेरा 6 दिन का 5 दिन का एनालिसिस होता है आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास में। फिर मैं ये एनालिसिस करता हूं कि जरूरत आपकी क्या है, कितना आपको पढ़ाना है, मार्केट में सबसे बेस्ट क्या है इससे संबंधित। आईएएस पीसीएस आने वाले टाइम पर एक बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, केवल उन बच्चों के लिए जिनकी जिज्ञासाएं हैं कि सर बस एक बार पीसीएस आईएएस इनकी तरफ को भी मूव किया जाए। एज कम है, जैसे 12th पास हुआ बच्चा, अब उसके मन में आ रहा है कि सर बस इस बार तो आईएएस पीसीएस निकालना है,
ठीक है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन होगा कि सर मुझे इतना मजबूत कर देना है कि आईएएस पीसीएस हो जाए, तो इस बार हम कोचिंग ओपन होने के बाद मेरठ पर एक बैच ऐसा लॉन्च करने वाले हैं जिसमें सीडीएस, पीसीएस, आईएएस और बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एंड आरओ, आपने सुना होगा आरओ रिव्यू ऑफिसर, एंड एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। ठीक, एक इस टाइप का बैच लॉन्च करेंगे। उस बैच में केवल मैं उन स्टूडेंट को रखूंगा जो स्टूडेंट जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं, वहां हम पूरा डेप्थ में चलेंगे। प्रायोरिटी वो होगी जिनके पास 1.5 साल हो, क्योंकि 1.5 साल में जीएस को, उसमें मैं 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। आलोक सर से मेरा बात हो चुकी है, मैंने सर से यही डिस्कशन किया है कि सर बहुत सारे हमारे अपने स्टूडेंट जो हैं मेरठ जोन के, उस मेरठ जोन में हापुड़ भी है, बुलंदशहर भी है और अपना बागपत भी है, मतलब जोन का मतलब इस पूरे अपने मंडल में है, आसपास के जिले। इन सब बच्चों को एक बैच ऐसा लॉन्च करेंगे कि वो बस पढ़ते रहें। 3 घंटे मेरी जीएस की क्लास चलेगी, एक वीक में 5 दिन क्लास लूंगा, 3-3 घंटे मतलब 15 घंटे पर वीक एक बैच लॉन्च करेंगे उस चीज को। वहीं पर सैटरडे जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट लूंगा, संडे में होमवर्क दूंगा। इससे जो आप दिल्ली, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि सर हम अच्छा करें, लेकिन उनको सुविधाएं, उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, कैपेबिलिटीज बहुत सारे लोगों में होती है उनको, बट गाइडेंस नहीं मिलता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, केवल एक बैच लॉन्च करेंगे। उस बैच का एक बस ये टारगेट बनाएंगे कि 1 वर्ष के बाद ही परीक्षा देनी है। 1 वर्ष के बाद आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, डेप्थ में जाएंगे। बस पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहेंगे उसमें ना। नहीं, मुजफ्फरनगर भी भाई, मुजफ्फरनगर तो अपना है ही। मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर, शामली, बागपत, पूरे जोन में एक बैच बनाएंगे। उसमें केवल, क्योंकि देखो आईएएस पीसीएस जितने भी मैंने एग्जाम बताए ना उसमें जीएस का रोल है, और जितना मैथ रीजनिंग आप यहां से करोगे उससे सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, सीसेट भी यही हो जाएगा। जीएस का सारी चीजें जो जिससे पेपर क्वालिफाई होता है उस सारे पोर्शन को मैं अपने साथ रखूंगा, अपने साथ एक फैकल्टी को और रखूंगा सपोर्टिंग में। ठीक, उस तरीके से आपका एक ब्रॉड वे में एक बैच चलाएंगे। उस बैच से रिजल्ट तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। 1 साल तक मैं कोई एग्जाम फॉर्म नहीं फिल करने दूंगा, बस मुझे केवल बच्चे वो चाहिए जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो। हाँ नेहा, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, मजबूरी है भैया। अब देखो आपने दृष्टि का नाम लिया है, इस बार दृष्टि की जो फीस है 1 साल की, ऑनलाइन तो उन्होंने 1 लाख रुपए की हुई है, ऑनलाइन 1 लाख रुपए है, ऑफलाइन जाओगे तो 2.25 लाख रुपए है। 2.25 लाख रुपए 1 साल की फीस है, प्लस दिल्ली में रहने का 10,000 रुपए पर मंथ का खर्चा है। 10,000 रुपए पर मंथ का खर्चा है दिल्ली का, तो 10,000 रुपए पर मंथ का खर्चे का मतलब 1,20,000 रुपए तो खर्चा हो गया। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, 1 और 2.25 लाख रुपए फीस हो गई, तो कितना हो गया, 3 लाख रुपए सीधे सीधे। ये तो किताबें, कॉपी, कभी चाय पीने का भी मन करेगा, कभी घूमने का भी मन करेगा, अच्छे कपड़े पहनने का भी मन करेगा, लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, 1 लाख रुपए ऊपर हो गया। 4 लाख रुपए दिल्ली का 1 साल का खर्चा आता है। 2 साल का खर्चा कितना हो गया, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो 8 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चा वहां 2 साल में समझ पाता है कि इस भीड़ में हमें करना क्या था। हम क्या करेंगे, 1 साल में पूरा बेस बनाएंगे, यहां पर पूरा एकदम जबरदस्त बेस, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस के लिए, केवल लिखने की प्रैक्टिस के लिए 3 महीने और चाहिएंगे मुझे, जिससे कि उसमें लिख पाओ आप। फिर देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। आप सभी स्टूडेंट, आप जैसे पता है आपको गाइडेंस नहीं मिलती, सारा खेल गाइडेंस का है। बच्चों को गाइडेंस मिल जाए तो कुछ से कुछ कर जाए वो, इतनी एनर्जी होती है आप में, बहुत एनर्जी होती है। चलिए अब देखो, ये जो बीच में ये है, ये भी तो थोड़ा सा देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं जेम्स, बे ऑफ जेम्स, जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी,
पढ़ते रहो, मैं आपका बेस सारा क्लियर कर दूंगा यहीं पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेस यहीं पर सबको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी चलाएंगे, फिर एनसीईआरटी 6 to 12 तक का, एनसीईआरटी 6 to 12 तक का पूरा बेस क्लियर करना है मुझे। ये तो मैंने ठान लिया है, सर से भी डिस्कशन कर लिया है। 6 to 12 बड़े प्यार से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बस चलता रहेगा मैटर। जो बच्चा, केवल उसमें वो बच्चा चाहिए जिसके पास धैर्य हो, 1 साल का। इस बीच में एक दूसरी जॉब भी निकालो, प्लस फिर उधर को मूव कर जाओ। वो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो छोटे भाई बहन है ना आपके, 12th पास हुए हैं अभी, उन लोगों के लिए। और आप जैसा स्टूडेंट जिसकी एज अभी 21 वर्ष से नीचे है, 21 वर्ष से नीचे है, उसके लिए प्रायोरिटी पे वो रहेंगे। क्योंकि जो अब 21 से ऊपर आ चुके हैं उनके लिए मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी, पहले एक जॉब पालो, एक जॉब निकाल लो। जब एक जॉब निकल जाएगी ना आपकी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जिनकी एज अभी 12th पास होके आए हैं या 21 से कम है, 1 साल वो फिर मेरे साथ इस कंपटीशन में चलो, फिर देखना जीने का क्या आनंद आएगा। हाँ, एक्चुअल इसको गल्फ ही कहते हैं, गल्फ ऑफ हडसन, गल्फ ऑफ हडसन ही कहते हैं इसको। इन्होंने इसमें लिख दिया है बे। मैंने क्या बताया, बे और गल्फ में बहुत नैरो डिफरेंस होता है, ठीक है। बे ऑफ जेम्स, बात क्लियर हो गई, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बस ये लोकेशन देखो, फिर हम आगे बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी चीजें जो बहुत ज्यादा परीक्षा में आती है उन पे चलते हैं। हडसन की बे हो गई। हडसन की बे के बाद मैंने आप लोगों को बताया था लैब्राडोर सी। अब ये हुआ इधर लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी का ही पानी इधर आ रहा है, ठीक है। अब लैब्राडोर सी में किसका पानी है, ये अटलांटिक सी का पानी है, अटलांटिक महासागर है इधर सारा का सारा, ठीक है। चलो, हाँ जूही जी, सर यस सर, मेरी बहन को करना है, 12th पास आउट किया है अभी, उसको करना है और वो पढ़ना भी आपसे ही चाहती है। हाँ भैया बिल्कुल, जो 12th वाले बच्चे हैं ना उनके लिए तो बहुत कुछ है। और एक चीज और बताऊं, आपने संघर्ष किया है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी एक ड्यूटी बनती है छोटे भाई बहनों को जो छोटे हैं आपसे, उनको स्ट्रगल नहीं करने देना है, उनको सही रास्ता बताओ एकदम। पता आधे लोग क्या कहते हैं, बीएससी कर ले, बीएससी मत करने देना किसी को, जिंदगी की सबसे बुरी डिग्री है बीएससी और बीकॉम। अब मैं देखो, मैं किया है बीएससी एमएससी, सच मायने में कुछ नहीं मिला भैया, कुछ भी तो नहीं मिला। मैंने बीएससी कैसे करी है, क्वेश्चन बैंक वो आते हैं गुरु खेरा, समझ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन बैंक किताबें, और मैं उनको पढ़ लिया, परसेंटेज लिया है, लेकिन नॉलेज तो नहीं मिली ना, मुझे पता ही नहीं बीएससी में मैंने कौन सा प्रैक्टिकल करा है। मैथ है, मैंने मैथ रट ही डाला बीएससी का, और पता नहीं कैसे कैसे रट डाला मैंने, वो ग्रुप रिंग फील्ड, समझ रहे हो, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, एलजेब्रा, कैलकुलस, सब रट डाले। लेकिन अंदर से फीलिंग आई, सच में नहीं पढ़ा कुछ भी। आज मैं वो 3 साल जो बर्बाद हुए हैं ना, पता नहीं, पता गाइडेंस नहीं है। हमारे टीचर भी हैं, अच्छे टीचर है ना, वो 1-2 बताते भी थे, हम घर पे बोलने से कतराते थे कि यार ऐसा करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने बीए कर लिया तो समाज में तौहीन हो जाएगी मेरी, क्यों बीए कर रहा है। उस समय ऐसा मैं सोचता था। 1-2 टीचर ने कहा कि बीए कर ले, मैंने सर बीए बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं तो। उन्होंने मुझे समझाया कि देख ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, तब तो साइंटिस्ट बनना था। दुनिया में सबसे बेस्ट डिग्री है अगर जिसको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सब्जेक्ट दिलाओ, इंग्लिश दिलाओ, इकोनॉमिक्स दिलाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये आपका दायित्व है समाज के अंदर सही दिशा पहुंचाने के लिए। समाज में सही डायरेक्शन दो। जो आप कर चुके हो वहां से आपको कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, डिग्री मिली केवल। अरे 3 साल में थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली जाएगी वहां से। हाँ पहले पूजा जी, पहले आपसे मुझे सिलेक्शन चाहिए भैया, आपसे बहुत सारी उम्मीद है, पहले आप सब सिलेक्शन निकालोगे। यस सर, लोगों की
हाँ ये इस डिग्री ने ऐसे किया। सेकंड, उसे इकोनॉमिक्स दिलाओ बच्चे को, एंड थर्ड सब्जेक्ट दिलाओ पॉलिटिकल साइंस। ये आपको मैं बता दिया है। पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। आपको मैं बता देता हूं, इंग्लिश आज इंडिया के सभी कंपटीशन में आती है। जब हम लगातार 3 साल इसको पढ़ेंगे, और हम 3 साल कैसे पढ़ेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कंपटीशन क्रैक करना है, तो वही अप्रोच डेवलप हो जाएगी। इकोनॉमिक्स, आप जानते हो न्यूज़पेपर में जितनी करंट अफेयर आती है, न्यूज़पेपर में जितनी करंट अफेयर आती है वो सब कहां से कनेक्ट होती है? इकोनॉमिक्स से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस के डेली इशू आते हैं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। इसका मतलब जो डेली चल रहा है वो डेली आप पढ़ रहे हो। ठीक। हां, ज्योग्राफी उन लोगों के लिए लेना चाहिए क्योंकि वहां 12th में ज्योग्राफी कंपलसरी कर देते हैं। 12th में ज्योग्राफी, मैंने क्या कहा, 12th तक तो बच्चे को साइंस ही पढ़ने दो, क्योंकि 12th में बच्चा पढ़ता है। 12th में बच्चा पढ़ता है क्योंकि जब 12th तक आप साइंस लेके चलते हो तो आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड, सब कुछ समझने लगता है। 12th में बहुत सिखाते हैं टीचर, वाकई में 12th तक ही सीखते हैं हम। और 12th के बाद जब आगे बढ़ते हैं ना, फिर तो पता नहीं क्या स्थिति हमारी बन जाती है, फिर हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक। 12th के बाद जो 3 साल ग्रेजुएशन का होता है वो सबसे कमजोर करने वाला पीरियड होता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां, टेक्निकल डिग्रियों में बच्चों को असाइनमेंट का होमवर्क इतना दे देते हैं वो टेक्निकली नहीं बन पाता, उसकी समस्या आ जाती है। ठीक। तो ऐसे बच्चों के लिए आने वाले टाइम पर आप ये डिग्री सजेस्ट करना, अगर उसको सरकारी नौकरी चाहिए, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, अगर जिंदगी में सच में समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए सबसे बेस्ट जो काम कर रहे हो उसमें ईमानदारी से करो। अगर सच में कुछ आगे बढ़ते चलना है तो ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त है। आप एक जिले के एसडीएम बन गए तो पता है आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि आप दबाव में तो रहोगे, पॉलिटिकल दबाव रहेगा, लेकिन आपको हैंडल करना आएगा। आप उस समाज के अंदर, उस गांव के अंदर, उस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसको सही तरीके से सही रास्ता दिखा सकते हो। आईएएस बन गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये वो फील्ड है जो नीति बनाते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं लोग। तो ये चीजें हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें सच में क्षमताएं हैं वो आगे आएं और आगे बढ़ते चले जाएं, तो फिर देखना जीने का लुत्फ मिलेगा आपको, जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि समाज में आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस पढ़ते रहें आप। चलिए, हम कहां तक पहुंच गए? हमने आपको ये भी बताया, विक्टोरिया आइलैंड भी हो गया, क्वीन एलिजाबेथ भी हो गया, और ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हुआ, और ये भी हो गया, ये भी हुआ ना अभी। गुड गुड गुड। चलिए भैया, लैब्राडोर सागर क्लियर हो गया। अब इसके बाद देख रहे हो ये वाला, ये वाला, ये क्या है? देखो पानी है चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो इसको क्या कहेंगे? न्यू फाउंड लैंड। क्या कहेंगे इसको? न्यू फाउंड लैंड। आइलैंड है ये, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। क्लियर हो गया? ये न्यू फाउंड लैंड है क्योंकि चारों तरफ पानी है इसके। समझ गए आप? न्यू फाउंड लैंड। अब न्यू फाउंड लैंड के बाद जो ये दिख रहा है, ये आप समझना, न्यू फाउंड लैंड के बाद इधर पानी देख रहे हो, छोटा सा नैरो बॉडी है, नैरो। देखो रास्ता तो छोटा है ना, यहां से पानी ऐसे अंदर जाएगा, ये इतना ही तो रास्ता है। अब देखो अंदर कितनी बड़ी हो गई ये रास्ता, अंदर पानी, तो ये क्या होगा? गल्फ। तो इसको क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ लॉरेंस। इस वाली बॉडी को क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ लॉरेंस। गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस। बिल्कुल साक्षी। शिल्ड बताऊंगा क्या होती है ना, शिल्ड भी बताऊंगा अभी आपको। कैनेडियन शिल्ड, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, पिघला ही नहीं है। तो इसको मतलब जो पुराना भी होगा वो भी बर्फ ही बना हुआ है, तो सबसे पुराना वाटर बन गया वो।
हाँ अब सवाल है सर क्लास कितनी देर है, ये तो मालूम ही नहीं पता चला आज, ये तो 2:30 बजने वाला है। मैंने समय पे ध्यान ही नहीं दिया। 5 मिनट और कर लूं, 5 मिनट, अगर आप मुझे 5 मिनट परमिशन दें सभी, तो मैं घूम जाऊं आपको लेकर एक बार चारों तरफ। चलिए चलिए ठीक है शिवम भैया, बस 5 मिनट में एक बार मैं आपको ऐसे घुमा दूं, जल्दी जल्दी जो मैंने लोकेशन लिखा है वो दिखा दूं, सही है? ठीक है अनन्या, साक्षी, ठीक ठीक। अब इतना होने के बाद, इसके बाद मैंने आपको क्या लिखाया था, इसके न्यू फाउंडलैंड, एक ये वाली बॉडी, एक ये वाली, ये मैं आपको लिखा ही नहीं था, मैंने कहा 500 हैं, बहुत सारी हैं। इसका नाम है नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, ये नोवा स्कोटिया है। ठीक, इससे नीचे चलो, अब देखो ये भी बहुत सारा होगा, इस बीच में भी देखो अब ये पानी ऐसे घुस रहा है इसके अंदर, ये भी कुछ होगा, मैंने नहीं लिखाया, बहुत सारी चीजें, कहां फंस जाओगे आप। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अब एक देख रहे हो वॉशिंगटन डीसी, ये देख रहे हो वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? अमेरिका की कैपिटल है। हां बिल्कुल रोचक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं ना, मैंने 500 लोकेशन बताई, वो नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। अब सवाल है वॉशिंगटन डीसी कहां पर है, तो वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? चिसपकी बे, ये जो चिसपकी बे है, ये रहा, इसे और थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो दिख जाएगा। देख रहे हो आप इसे, ये वॉशिंगटन डीसी है। तो अब यहां से ये क्या है, पानी जा रहा है अंदर, ये बे है। तो वॉशिंगटन डीसी किस खाड़ी पर स्थित है? इस बे का नाम है बे ऑफ, ये सवाल पूछा जाता है। वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? यूएसए की। कौन सी खाड़ी पर स्थित है? तो आप लोगों का जवाब होगा किस पर है? चिसपकी। ये कई बार सवाल पूछा गया है, चिसपकी की खाड़ी पर स्थित है क्या? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। चलो अच्छी बात है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इतनी बात क्लियर है, गुड। अब मैं जल्दी जल्दी लेके चलता हूं आपको। अरे ठीक है, यहां तक हम यहां तक पहुंच गए हैं। चलिए, हमने इतनी यात्रा पूरी कर ली है। चिसपकी की खाड़ी पर क्या है? वॉशिंगटन डीसी, चिसपकी बे, चिसपकी की खाड़ी। इसके बाद देख रहे हो, अब एक बात बताओ, यहां से ये दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है? पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तीन तरफ पानी हो गया, इधर पानी हो गया, इधर पानी हो गया, इधर पानी हो गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ जल्दी। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला। इसका नाम है फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला इसका नाम है, फ्लोरिडा पेनिनसुला। ठीक, गुड। ये वाली जो लोकेशन है, ये यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, ये इसका नाम है बरमुडा, बरमुडा। यूनाइटेड किंगडम का राज है इस पर, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, बरमुडा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको डायरेक्ट कहां पर लेके आ गया था? गल्फ ऑफ पनामा। डायरेक्ट मैं आपको लेके आ गया था गल्फ ऑफ पनामा। अब मैक्सिको की खाड़ी तो ये रहा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो आप देख लोगे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हांडुरस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ हांडुरस, ये गल्फ ऑफ हांडुरस है। फिर मैं आपको लेके आया था, ऊपर वाले मैप में दिखेगा,
ऊपर वाले में ही दिखेगा, यहां पर। यहां पर एक तो ये है, एक ये है। जो ये वाला है इसको भी गल्फ कहेंगे, ये गल्फ है, इसको पनामा गल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? पनामा गल्फ। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, पनामा गल्फ से ऊपर को चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर को चलेंगे तो ऐसे चलते 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 फिर ये दिख रहा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर ऊपर चलो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद अब देखो, अब ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे द्वीप। तो जो ये लोकेशन है, ये इसको क्या कहा जाता है? आर्चीप्लेगो। क्या कहा जाता है? आर्चीप्लेगो, अलेक्जेंडर आर्चीप्लेगो, अलेक्जेंडर आर्चीप्लेगो, अलेक्जेंडर आर्चीप्लेगो कहते हैं। अब देखो, अब ये रास्ता ऐसे दिखा, ये वाला, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। गुड। गल्फ ऑफ अलास्का के ऊपर चलो, ऐसे ऐसे जब जाओगे तो यहां दिखेगा बेरिंग सी। ये बेरिंग सी है, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर से इधर आओगे ऐसे, बेरिंग सागर से ऐसे पहुंचोगे तो चुकची सी, ये चुकची सागर। और चुकची सागर के से फिर ऐसे आओगे तो ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। तो आप ऐसे घूम गए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गए। इंपोर्टेंट लोकेशन बताई है, वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा माइंड में आइडिया आ गया कि कैसे कैसे हमें चलना है। सही है। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मुझे आपको क्या बताना है? इंपोर्टेंट लेक्स, इंपोर्टेंट माउंटेन, इंपोर्टेंट स्ट्रेट, ये सब लोकेशन मुझे नॉर्थ अमेरिका पे दिखानी है। फिर मैं साउथ अमेरिका पे कूच करूंगा नेक्स्ट वीक में ही। नेक्स्ट वीक में वापस इस क्लास पे जब हम बात करेंगे तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता दो। आपको लगता है कि हाँ सर ये सवाल पूछना था तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कोई सलाह लेनी है, कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे से बात कर लें आप। मैं अभी 2 मिनट हूं, आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दे दूंगा। पूजा जी, शिवम जी, हरेंद्र जी, शिवम, महिमा, कोमल, ऋषभ, प्रेम, शिवम, नेहा चौहान, स्वामिनी, शिवानी, नेहा बेनीवाल, प्रीति, निकिता, कनिष्ठा, उर्वशी, साक्षी, दीप्ति, वैष्णवी, स्वर्ग, निधि, ठीक है, नो डाउट। खुशी, रोचक, हिमानी, चुकची सी बता दो सर एक बार। अनन्या, अनन्या, ये जो चुकची सागर है ना, एक्चुअल ये चुकची सागर किसका पार्ट है? ये पार्ट है आर्कटिक सी का। किसका? आर्कटिक सी का है। आर्कटिक सी का एक पार्ट है चुकची सी, ठीक, इसको चुकची सी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया, देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये एशिया है, ये एशिया है। एशिया का कौन सा पार्ट है? ये एशिया का साइबेरिया वाला पार्ट है, रसिया का साइबेरिया वाला पार्ट। और नीचे ये वाला पार्ट किसका हो गया? अमेरिका का हिस्सा होगा। इतना मैंने कल बताया था आपको, ये वाला हिस्सा। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट अभी बताया है, 2 लैंड बॉडी को सेपरेट करती है, वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कौन कौन से सागर को जोड़ती है? चुकची सी और इधर कौन सा है? बेरिंग सी। चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है। चुकची सी इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक सी एंड बेरिंग सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। हाँ निधि, जितनी मैंने बातें बताई ना इसको अपने माइंड में याद रखना। इसको बस डेली देखते रहोगे ना, जब मैं आपको पूरे वर्ल्ड का मैप समझा दूंगा ना एक बार, फिर घर पे एक वर्ल्ड का एटलस लगा देना, पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी। जब भी कोई न्यूज पढ़ोगे तो उस न्यूज को तुरंत ही, जैसे किसी देश का नाम आया तो दिमाग में दगाना कि कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है। जब बहुत घोड़े दौड़ा लो, दिमाग के नहीं मिले, फिर मैप देख लो, अच्छा यहां पर है, फिर वो जिंदगी भर आपकी हो जाएगी। हाँ निधि जी, अभी हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हमारी 2 क्लास और लगेगी इस पे। शिवम जी कह रहे हैं कि सर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कितना परसेंटेज? भैया ये पॉलिटिकल वाली जो चीजें हैं ना, 1 लीनियर वाले क्वेश्चन,
आप जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा छोटे छोटे सवाल पूछ लेना मेरे से। अभी मैं ये इतनी सारी चीजें हैं कि अभी वो पॉलिटिकल बातें नहीं बता पाऊंगा, ठीक, ये सब चीजें हैं। तो मैं इन सब बातों के जवाब आपको, हाँ अभी नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ये। अब पहले तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना लैंड एरिया कितना है। अब आप जानते हो लैंड एरिया 29.2% है, फिर वाटर एरिया बताऊंगा 70.8%। अब कहोगे ये किसका परसेंटेज, फिर मैं कहूंगा इसका परसेंटेज, फिर उसके परसेंटेज के हिसाब से लैंड का टोटल इस पे कितना है, इस पे कितना, वो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा वो। अभी मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ आपके सारे जवाब मिल जाएंगे, सब जवाब मिलेंगे आपके, कोई जवाब नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक। तब तक आप इरादे के साथ पढ़ते रहना, समय वेस्ट मत करना, क्योंकि जो समय को वेस्ट करता है समय उसको बेकार कर देता है, ठीक। इसी संबल के साथ, इसी इरादे के साथ कि अब हमें टाइम का यूटिलाइज करना है, पूरे 7 दिन वापस पढ़ो, फिर 7 दिन के बाद हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।